नमस्कार बच्चों, फिजिक्स की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन करता हूँ मैं आपका इस क्लास के अंदर। और कक्षा 12 भौतिक विज्ञान चैप्टर नंबर 1 वीडियो नंबर 8 आज आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। चलिए फटाफट हम चर्चा कर लेते हैं कल के वीडियो में क्या पढ़ा था, क्योंकि कल वाले पॉइंट्स को जहाँ हमने छोड़ा था वहीं से आज हमें आगे शुरू करना है। और कल मैंने आप लोगों को उस वीडियो के अंदर जाते जाते आवेश के गुण धर्म बताए थे। और मैंने ये कहा था कि अगर परीक्षा में नॉर्मली आपसे पूछ लिया जाए कि आवेश के गुण धर्म बताओ, शॉर्ट में पूछ लिया जाए तो आप कल वाले पॉइंट को नोट करके बता सकते हो। और अगर डिटेल से कोई स्पेशल कंडीशन में पूछ लिया जाए, कोई आवेश के गुण धर्म का नाम देकर पूछ लिया जाए, जैसे उसमें 1-2 गुण धर्म आए थे। मेन जो गुण धर्म है वो आवेश का संरक्षण, आवेश का क्वांटीकरण, ये जो मेन गुण धर्म है इनका कई बार अलग से नाम देकर पूछ लिया जाता है। आवेश संरक्षण सिद्धांत से क्या अर्थ है समझाइए, इसका एक उदाहरण दीजिए, इस प्रकार पूछ लिया जाता है। तो डिटेल से अपने को अब पढ़ना है उनको, ठीक है, डिटेल से हम पढ़ेंगे। इसके अलावा मैंने वीडियो के अंदर लास्ट में आप लोगों को आवेश के मात्रक बताए थे, बहुत महत्वपूर्ण है वो भी, ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम में काम आ सकते हैं। अभी तक कक्षा 12 में तो इस प्रकार का प्रश्न आया नहीं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि आएगा नहीं, प्रश्न भी आ सकता है मात्रक से संबंधित, ठीक है। तो सबसे बड़ा मात्रक, सबसे छोटा मात्रक, इस प्रकार की कंडीशन भी आपको ध्यान रखनी है। और वैसे स्पेशल आपको पता है, सबको पता है कि अपने को न्यूमेरिकल के अंदर सबसे ज़्यादा इन चीज़ों को काम में लेना है, ठीक है। न्यूमेरिकल के अंदर मात्रक आते हैं, छोटे बड़े मात्रक दिए होते हैं, उनको आपस में कन्वर्ट करके फिर आप यूज़ में लेते हो, ठीक है। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आपको पता है कि हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रॉन सिद्धांत की, जिसे आपकी बुक के अंदर मिल सकता है। ये चीज़ें आपको विद्युतीकरण का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, विद्युतीकरण का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। देखो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि जो एनसीईआरटी बुक है अपने, वो उस एनसीईआरटी बुक के अंदर आप लोगों को थ्योरी जो है वो जल्दी से समझ में नहीं आने वाली, ठीक है। तो आप बुक्स जो है वो पढ़ने का अभ्यास आपको करना पड़ेगा। किताब पढ़नी है आपको, किताब पढ़ोगे तो ही वो चीज़ धीरे धीरे क्लियर होती जाएंगी। पहले ये पढ़ो, उसके बाद किताब पढ़ो, आराम से क्लियर हो जाएगा। थोड़ी सी लैंग्वेज आगे पीछे हो तो वो आप क्लियर कर सकते हो, कोई डाउट नहीं रहेगी। आराम से तसल्ली से समझो, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो किताब की जो लैंग्वेज समझने के लिए पहले इन चीज़ों को आपको अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। ये बात आपको कहीं ना कहीं छुपी हुई मिल जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या कहता है उसके बारे में मैं चर्चा करता हूँ। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, थोड़ी सी ध्यान देना। थ्योरी है इसलिए मैं थ्योरी कम लिखूंगा, समझाऊंगा ज़्यादा। आप जो मैं बोल रहा हूँ उनके साथ साथ धीरे धीरे पॉइंट टू पॉइंट नोट करते चलना, और फिर उनके नोट्स बन जाएंगे, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट बोलूँगा मैं, उनको आराम से क्लियर कर लेना। ये चीज़ बहुत आगे भी कई जगह काम आती है, बेसिक सिद्धांत है, ऐसा नहीं है कि पहले चैप्टर का, नहीं, सब जगह ही काम आएगा ये। देखो विद्युतीकरण का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या कहता है। कल हमने आवेश के बारे में पढ़ा, कल हमने एक गुण पढ़ा था कि पदार्थ के अंदर एक ऐसा गुण होता है। अब पदार्थ के अंदर क्या सभी पदार्थों में ऐसा गुण नहीं सर, कुछ स्पेशल पदार्थ ही हैं, उन पदार्थों में ये गुण पाया जाएगा। और वो जो स्पेशल पदार्थ होंगे ना, उनमें जो जिन कणों में जिनमें ये गुण होता है उन्हें हम आवेशित कण कह देंगे, ठीक है। तो देखो पदार्थ के अंदर क्या होता है, ध्यान देना। पदार्थ जो होता है, पदार्थ वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। पदार्थ किन से मिलकर बना होता है, अणुओं या परमाणुओं से मिलकर बना होता है, परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ये मेरी पहली लाइन हो गई, ठीक है, मिलकर बना होता है, क्योंकि अणु होते हैं, अणु में क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। सबसे छोटी इकाई मानते हैं ना अपने इसको, परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अब देखो परमाणु की बात करें तो प्रत्येक परमाणु के अंदर आप सबको पता है, परमाणु की जो संरचना होती है उसके बारे में अपने को पता भी होना चाहिए कि प्रत्येक परमाणु की संरचना के अंदर क्या होता है कि कुछ इस प्रकार की कंडीशन आपको देखने को मिलती है। जैसे सपोज ये एक कोई परमाणु है, ठीक है। जैसे परमाणु की जो संरचना होती है उसमें क्या मिलता है, परमाणु की संरचना के अंदर आपको ये चीज़ देखने को मिलती है कि परमाणु के केंद्रीय भाग में एक छोटा सा भाग होता है, केंद्र का एक छोटा सा केंद्रीय भाग होता है, सूक्ष्म भाग कह दो। इस भाग को नाभिक कहा जाता है। इस भाग को क्या कहा जाता है, नाभिक कहा जाता है। परमाणु यानी परमाणु के अंदर नाभिक होता है, और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि अपनी अलग अलग कक्षाओं में, इस प्रकार ये कक्षाएं बना रहा हूं मैं, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। अब ये चीज़ आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो सारे, कि किसी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी में 6, 8 वगैरह जो भी पढ़ते हो, वो सारी अलग अलग कक्षाओं में परमाणु
किस पदार्थ का परमाणु है उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये क्या चीज़ है, ये है सर नाभिक है, यानी परमाणु का केंद्रीय भाग नाभिक होता है। ठीक है, और नाभिक पर मैंने पॉजिटिव चिन्ह लगाया है, इसका मतलब नाभिक कैसा होता है, नाभिक धनावेशित होता है। नाभिक कैसा होता है, धनावेशित होता है। ठीक है, और इसके चारों ओर ये एक रफ डायग्राम है, आपको इसमें चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैंने बनाया है, क्योंकि थ्योरी है इसके अंदर ज़्यादा, और ये डायग्राम तो आराम से आप कर सकते हो। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे मैं फिलहाल कोई किसी स्पेशल परमाणु के लिए नहीं बना रहा, इसलिए मैं जो इलेक्ट्रॉन है वो मेरी मर्जी से दर्शा रहा हूँ। ध्यान देना, मैं यहाँ पर कोई रासायनिक संरचना को मद्देनजर रखकर इलेक्ट्रॉन नहीं दर्शा रहा बेटा, मैंने एक बार ऐसे ही नॉर्मली रफली इलेक्ट्रॉन दर्शा दिए मेरी मर्जी से, किसी में 2, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6, ऐसे दर्शा दिए। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, अपनी कक्षा में, अलग अलग कक्षाएं, जैसे ये नाभिक के सबसे नजदीक पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, ये चौथी कक्षा, अपनी अपनी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है, यही बस इस सिद्धांत के अंदर है। पहले तो इसके बारे में सारी थ्योरी समझानी है कि क्या होता है कि पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणुओं में, ये मैं नोट्स बोल रहा हूँ, अगर आप नोट्स बनाओ तो ये चीज़ नोट कर लेना, पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु के केंद्रीय भाग को नाभिक कहते हैं, जो कि धनावेशित होता है, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी अलग अलग कक्षाओं में क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन चक्कर इसलिए लगाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में एक नाभिकीय आकर्षण बल लगता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बीच में ये एक पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन्स है सारे, ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ऋणात्मक प्रकृति का कण माना जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैसा कण होता है, नेगेटिव यानी ऋणावेशित कण होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आपने आवेश 2 बताए थे ना कल, एक धनावेशित और एक ऋणावेशित। तो धनावेशित कण और एक ऋणावेशित कण होता है, तो ऋणावेशित कण में जिस कण का नाम आता है उसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन होता है। नाभिक धनावेशित क्यों होता है, क्योंकि नाभिक के अंदर धनावेशित कण पाया जाता है जिसे प्रोटॉन कहते हैं। क्या कहते हो, प्रोटॉन कहते हैं। ध्यान देना, नाभिक के अंदर एक धनावेशित कण होता है, प्रोटॉन होता है, और प्रोटॉन धनावेशित होने के कारण ही नाभिक को धनावेशित कहा जाता है। प्रोटॉन के साथ साथ नाभिक में एक कण और भी होता है जिसे कहा जाता है न्यूट्रॉन। क्या कहा जाता है, न्यूट्रॉन कहा जाता है। जो मैं बता रहा हूँ बहुत ही बेसिक बात है, ये भी बेसिक ही चीज़ है, लेकिन अपने को समझनी है डिटेल से। वैसे केमिस्ट्री में आ जाती है ये चीज़ें, केमिस्ट्री में जब परमाणु वाला चैप्टर पढ़ते हो, रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें भी आती है, और नाभिक के बारे में हल्का सा पढ़ते हो तो इसमें भी ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। वैसे अपने को भी पढ़ना है कक्षा 12 में, परमाणु और नाभिक के अपने चैप्टर भी हैं। तो नाभिक के अंदर कितने कण होते हैं, 2 कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो कण होता है वो धनावेशित कण होता है। प्रोटॉन कैसा कण होता है सर, मैं यहाँ बता देता हूँ एक बार। प्रोटॉन जो है वो धनावेशित होता है, और धनावेशित होने के कारण ही नाभिक को धनावेशित कहा जाता है। तो सर न्यूट्रॉन का क्या रोल होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है, इसके पास कोई चार्ज नहीं होता, यानी ये न तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है न इस पे नेगेटिव चार्ज है, केवल एक कण है जिस पर कोई चार्ज नहीं है, इस पर आवेश बिल्कुल भी नहीं है, इस पर आवेश है नहीं, इस पर पॉजिटिव है, तो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज हो गया, क्योंकि इसके पास तो कुछ है ही नहीं, जो है वो पॉजिटिव है, फिर इसलिए नाभिक को धनावेशित कहा जाता है। ठीक है, ये परमाणु की संरचना होती है। अब देखो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन, अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में एक बल लगता है, यानी इलेक्ट्रॉन नाभिक के बीच में जो बल लग रहा है उस बल के कारण इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में बंधा हुआ रहता है। साथ साथ बोर द्वारा ये बात भी बताई गई, अगर आपने बोर मॉडल अच्छी तरीके से पढ़ा है, कि इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में चक्कर लगाता है, तो कक्षा में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन के पास अपनी एक एनर्जी भी होती है। जब तक इलेक्ट्रॉन के पास वो ऊर्जा है तो वो अपनी कक्षा में क्या करता रहेगा, चक्कर लगाता रहेगा। ठीक है, अब देखो बात क्या आती है, बात ये आती है कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के सबसे नज़दीक है उस इलेक्ट्रॉन पे सबसे ज़्यादा नाभिकीय आकर्षण बल लग रहा है। ये इस नाभिक द्वारा इस इलेक्ट्रॉन पर सबसे ज़्यादा आकर्षण बल लग रहा है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा आकर्षण बल लगता है जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा मजबूती से बंधा हुआ होता है। ध्यान देना मेरी बात, जो मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को आप अच्छी तरीके से
क्लियर करना। ठीक है, पहले मैं परमाणु के बारे में हल्की सी संरचना बता देता हूँ। ये संरचना मैंने आपको यहाँ नोट करवा दी, और आप ये डायग्राम बनाकर नोट करना चाहो तो बहुत अच्छी बात है, याद रखने के लिए भी अच्छी चीज़ है ये कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से इनके बीच में, क्योंकि ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, नाभिक पॉजिटिव है, और कल हमने पढ़ा था कि प्लस और माइनस के बीच में आकर्षण बल लगता है। तो यहाँ प्लस माइनस के बीच में क्या लग रहा है? आकर्षण बल लग रहा है। अब आप सबको पता है कि सर ये आकर्षण सबसे ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि ये सबसे नज़दीक है इसके। अब मैं बात करूं इस इलेक्ट्रॉन की और नाभिक के बीच में, तो आप यहां नोट कर पा रहे होंगे कि ये इलेक्ट्रॉन इसके नज़दीक है, ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इससे दूर है। तो बताओ सबसे ज़्यादा बल किस पे लगेगा? तो आपको पता है कि सर जो नज़दीक है उस पर सबसे ज़्यादा आकर्षण लगेगा, और ये थोड़ा सा दूर है तो बल तो लग रहा है इसके ऊपर, बल जरूर लग रहा है, बल तो लग रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा दूर है इसलिए बल थोड़ा सा कम लग रहा है। यानी कहने का अर्थ ये है कि वो इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के नज़दीक कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं, दोबारा बोल रहा हूं, वो इलेक्ट्रॉन जो नाभिक की नज़दीकी कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं उन पर सबसे ज़्यादा आकर्षण होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे कक्षाएं बढ़ती जाती है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, जैसे जैसे कक्षाएं बढ़ती जाती है इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है। इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। दूरी बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में लगने वाला ये जो आकर्षण बल है ये भी कमज़ोर हो जाता है। इसलिए मैं एक बात कहता हूं, ध्यान देना, अभी इलेक्ट्रॉन ये चक्कर लगा रहे हैं तो जो बाह्य कक्षा है, ठीक है, बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन और किसकी बात कर रहा हूं मैं? नाभिक के बीच, बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच आकर्षण बल होता जरूर है, लेकिन वो आकर्षण बल जो है वो बहुत ही कम होता है, नगण्य होता है। नगण्य का मतलब ये नहीं, जो मतलब बहुत ही कम कह सकते हो, मैंने यहाँ शब्द यूज में लिया है नगण्य, बहुत ही कम बल होता है, यानी इतना कम होता है कि अपने इसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन होता जरूर है। मैं ये नहीं कह सकता कि इस पे बिल्कुल शून्य होता है, नहीं, नगण्य यानी गिनने योग्य नहीं है, लेकिन आप इसको हल्का सा काउंट कर सकते हो, थोड़ी सी वैल्यू है। चलो मैं इसको बहुत कम कह देता हूँ, आकर्षण बल बहुत ही कम होता है, ठीक है, बहुत ही कम होता है। समझ जाओगे बात मेरी? ये चीज़ आप यूज में ले सकते हो। तो बाह्य कक्षा यानी जो बाहर वाली कक्षा है, वजह क्या है वो मैंने अभी क्लियर कर दी। सर बाहर वाली कक्षा है तो बाहर वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ गई, दूरी बढ़ने से इन पर दूरी बढ़ने से आकर्षण कमजोर हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूर हो गया, इसलिए बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर ये जो आकर्षण बल है ये बहुत ही क्या होता है? कम होता है। इसलिए क्या होता है कि ये जो पास पास जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो तो क्या करते रहते हैं, इसके प्रेशर में नाभिक है वही आकर्षित कर रहा है, चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन बाह्य कक्षा वाला जो इलेक्ट्रॉन है उस पर बल बहुत ही कम है, इसलिए बाह्य कक्षा वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करते हैं? बल कमज़ोर है, इसलिए वो बाहर वाली कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन है वो परमाणु की सीमा के अंदर ही, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इधर उधर नहीं, वो बल तो है लेकिन कम है, इसलिए क्या करते हैं? इसलिए ये इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन? ये इलेक्ट्रॉन परमाणु की सीमाओं में या परमाणु की सीमा के अंदर मुक्त रूप से गति करता रहता है, मुक्त रूप से गति करते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन गति करते हैं मुक्त रूप से? सर मुक्त रूप से ये इलेक्ट्रॉन गति करते हैं बाह्य कक्षा वाले। इसके पीछे रीजन मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो बाह्य कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो एकदम फ्री होते हैं। क्यों? उनको पता है कि हम तो नाभिक से बहुत दूर हैं, हम पर तो कोई आकर्षण है वो बहुत ही कम है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसलिए वो ऐसे चक्कर नहीं लगाते। वो बाहरी कक्षा वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे अपनी कक्षाओं में बंद कर ऐसे राउंड नहीं लगाते, वो क्या करते हैं? फिर इधर उधर घूमते रहते हैं, ठीक है। क्यों? वजह ये रही, इस वजह से वो इधर उधर मुक्त रूप से घूमते रहते हैं। हाँ, ये ध्यान रखना, परमाणु की सीमा के अंदर ही होते हैं, ठीक है, होते हैं उसकी बाउंड्री के अंदर ही है, इस सीमाओं के अंदर ही होते हैं। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से कहीं चला गया, नहीं, परमाणु की सीमा के अंदर मुक्त रूप से गति करते रहते हैं, इसलिए उन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। मैं ये जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट काफ़ी चैप्टर में काम आएगा, ध्यान देना।
और यही चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, इस इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के बारे में यही सारी बातें आपको समझनी है। ठीक है, एक दो कुछ मेन बातें हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पर जो हैं वो नोट करवा दूंगा, आप नोट कर लेना। बाकी ये जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ ताकि आप इन चीज़ों को नोट कर पाओ। आपने क्या सीखा वो आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि नाभिक के अंदर क्या होता है, नाभिक को धनावेशित क्यों कहा जाता है, रीजन क्या है, कितने कण होते हैं नाभिक के अंदर, वो मैंने यहाँ बता दिया। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, ऋणात्मक आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में प्लस माइनस चार्ज होने के कारण आकर्षण होता है, सबसे नज़दीकी कक्षा में आकर्षण सबसे ज़्यादा होता है। जैसे जैसे कक्षा बढ़ती जाती है, ऊपर कक्षाएँ बढ़ती जाती है, नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है, ये नाभिक है, नाभिक से दूरी बढ़ती जाएगी तो आकर्षण कम होता जाएगा। और बाह्य कक्षा पर आकर्षण बहुत ही कम होता है, और बाह्य कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर आकर्षण बहुत कम होने के कारण वो परमाणु की सीमाओं के अंदर इधर उधर गति करते रहते हैं। उन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अभी हमने नाम सुना ना, परमाणुओं के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, किसी के अंदर पाए जाते हैं किसी में नहीं पाए जाते। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या चीज़ होती है, समझ में आ गई बात मेरी। अब देखो क्या होता है, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पर अपने को बहुत महत्वपूर्ण इनका रोल रहेगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ये समझनी है, ठीक है, ये चीज़ तो हमने पढ़ ली कि सर इलेक्ट्रॉन्स भी है और नाभिक भी है, ये सारी चीज़ पढ़ ली। अब मैं एक महत्वपूर्ण बात और बता देना चाहूँगा, ठीक है। परमाणु के अंदर, जैसे सपोज ये कोई परमाणु की संरचना है जो मैंने बोर्ड पे बना रखी है, मान लो कोई भी संरचना है, तो परमाणु के अंदर नाभिक के अंदर, परमाणु के अंदर जो नाभिक होता है, नाभिक के अंदर या नाभिक में जितना धनावेश है, नाभिक में कुल धनावेश की जितनी मात्रा है, कुल धनावेश की जितनी मात्रा है, यानी इस नाभिक के अंदर, क्योंकि न्यूट्रॉन तो उदासीन है इसलिए जो आवेश है वो धनावेश ही है इसके अंदर। तो नाभिक के अंदर कुल धनावेश कितना है, नाभिक के अंदर जितनी भी धनावेश की मात्रा है वो परमाणु में विभिन्न कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन है, विभिन्न कक्षाओं में स्थित कुल इलेक्ट्रॉन की मात्रा या ऋणावेश की मात्रा कह दो, इलेक्ट्रॉन की मात्रा या ऋणावेश, यहां प्रोटॉन की मात्रा भी कह सकते हो, धनावेश की मात्रा मतलब प्रोटॉन की मात्रा, और यहां इलेक्ट्रॉन की मात्रा मतलब ऋणावेश की मात्रा। ठीक है, समझ जाओगे बात मेरी, ऋणावेश की मात्रा के बराबर होती है। ये ही इस सिद्धांत के अंदर मेन थ्योरी है। क्या सीखा आपने, ये ध्यान रखना, यहां से एक रिजल्ट आता है कि नाभिक के अंदर जितना पॉजिटिव है, किसी परमाणु के अंदर नाभिक होता है और अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं, यही तो पढ़ा हमने। तो इस सिद्धांत के अनुसार ये बात भी एक महत्वपूर्ण है कि नाभिक के भीतर जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव इसके अंदर होता है। यानी जितने यहाँ प्रोटॉन हैं, ध्यान देना जो बोल रहा हूँ, जो लाइन मैंने नोट की है काफ़ी महत्वपूर्ण है, जितने यहाँ प्रोटॉन हैं उतने ही इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि परमाणु एक प्रकार से ओवरऑल पूरे परमाणु की बात करें तो परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। कैसे, क्योंकि सर जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव हो गया, इसलिए प्लस माइनस की संख्या बराबर हो गई, और जिस पदार्थ में जिस परमाणु के अंदर प्लस माइनस बराबर हो जाते हैं तो वो संख्या कट जाती है, संख्या कट जाती है तो कुल आवेश कितना बचा सर, कुल आवेश तो फिर जीरो हो गया कि टोटल पॉजिटिव और उतना ही नेगेटिव, पॉजिटिव ये नेगेटिव है तो जीरो आवेश हो जाता है। इसका मतलब परमाणु को विद्युत रूप से उदासीन कहा जाता है। विद्युत रूप से क्या कहा जाता है, उदासीन कहा जाता है। अब बताओ ये चीज समझ में आई क्या, ये चीज नोट करके रखनी है आप लोगों को, ठीक है। अब ये तो हो गई उदासीन की बात हो गई। अब बात आती है कि सर फिर हम कहते हैं कि ये धनावेशित वस्तु है, ये ऋणावेशित वस्तु है, तो वो कैसे होता है। अब यहाँ से आपके सामने मैं एक चीज़ बताऊंगा कि वो चीज़ कैसे होती है। तो वो चीज़ समझने के लिए पहले आप इन चीज़ों को अच्छी तरीके से क्लियर कर लो कि यहाँ हमने क्या पढ़ा है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी, बड़े आराम से मैंने आपको समझाया ताकि आप आराम से क्लियर कर पाओ।
अब देखो, आप कहते हो कि परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। ठीक है, पहले आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं यहाँ से एक दो लाइन हटा रहा हूँ। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं यहाँ से ये पार्ट हटा देता हूँ थोड़ा सा, चलिए ये भी हटा देता हूँ, ये रख लेते हैं, दो लाइन रख लेते हैं। अभी हमने कहा कि सर परमाणु विद्युत रूप से क्या है, उदासीन है। रीजन क्या है इसका, विद्युतीय रूप से उदासीन क्यों है? क्योंकि जितने पॉजिटिव की मात्रा है उतनी क्या है, नेगेटिव की मात्रा है। अभी क्या होता है, कुछ पदार्थ या कुछ परमाणु में ऐसा होता है भाई, जिनमें ये बराबर है वो तो उदासीन हो गया। कई पदार्थ, कई परमाणु में ऐसे होगा जिसमें धनावेश की मात्रा ज़्यादा होगी। भाई अब ये बताने की जरूरत नहीं है, अभी फिलहाल दोनों का पलड़ा बराबर है, इस तरफ जितना उस तरफ ही उतना, टोटल नील। ठीक है, अभी क्या होता है, जिस तरफ जिसका पलड़ा भारी होगा उसे वो नाम दे दो। जैसे अगर किसी के अंदर धनावेश की मात्रा ज़्यादा है तो आप उस वस्तु को धनावेशित वस्तु कहोगे। अगर किसी के अंदर ऋणावेश की मात्रा ज़्यादा है तो उस वस्तु को ऋणावेशित वस्तु कहेंगे। समझ में आई क्या बात मेरी? मैंने क्या बताया आप लोगों को? मैंने आप लोगों को धनावेशित और ऋणावेशित वस्तु के बारे में बताया। अभी फिलहाल मैंने उदासीन वस्तु की बात की है कि जिनमें दोनों की वैल्यू बराबर हो, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के बराबर हो, तो वो वस्तु क्या होगी, उदासीन होगी। ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण बातें ये हैं, बेसिक बात, सिंपल बातें हैं, लेकिन अपने इस चैप्टर के नज़रिए से बहुत अच्छी बातें हैं। जिसमें धनावेश की मात्रा ज़्यादा होगी वो धनावेशित वस्तु कहलाएगी। सीधी सी बात है भाई, ये पलड़े हैं, एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव बढ़ गया तो उस वस्तु को धनावेशित वस्तु कहेंगे, और अगर नेगेटिव बढ़ गया तो उस वस्तु को ऋणावेशित वस्तु कहेंगे। अब प्रश्न ये आता है, ध्यान से सुनना, कि सर धनावेश बढ़ाएं तो कैसे बढ़ाएं? आपने कहा कि धनावेश ज़्यादा है तो वस्तु धनावेशित होगी, मैं कहूँगा बिल्कुल सही। ऋणावेश ज़्यादा है तो वस्तु ऋणावेशित होगी, मैं कहूँगा बिल्कुल सही। तो आप ये कहोगे सर धनावेश की मात्रा कैसे ज़्यादा होगी? धनावेश की मात्रा अगर हम बढ़ानी है तो स्पष्ट सी बात है, धनावेश तो प्रोटॉन का है इसके अंदर धनावेश के लिए उत्तरदायी कौन है? प्रोटॉन है। यानी धनावेश बढ़ाना है तो प्रोटॉन बढ़ाने पड़ेंगे, तभी धनावेश की मात्रा बढ़ेगी और तभी वो वस्तु धनावेशित होगी। ये बात अपने दिमाग में आ रही है? ठीक है, कहने का अर्थ है, मैं यहाँ पर एक बार रफली काम कर रहा हूँ कि अगर मेरे को धनावेश की मात्रा बढ़ानी है, ठीक है, ये बेसिक थ्योरी है बेटा, ये समझ लो, आप लोग काफ़ी चैप्टर में काम आएगी, मैं बार बार कह रहा हूँ। अगर आपको धनावेश की मात्रा बढ़ानी है तो आप क्या कहोगे? ये एक बार रफ काम है, थोड़ा सा मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, यहाँ पर मेन पॉइंट्स में लिख रहा हूँ साथ साथ। धनावेश की मात्रा बढ़ानी है तो आप कहोगे सर प्रोटॉन की मात्रा बढ़ाओ। धनावेश की मात्रा बढ़ाने के लिए प्रोटॉन की मात्रा बढ़ानी पड़ती है। ठीक है, प्रोटॉन की मात्रा क्या करोगे? बढ़ानी पड़ेगी। और अगर मैं ये कहूँ कि मुझे ऋणावेश की मात्रा बढ़ानी है, किसकी मात्रा बढ़ानी है? ऋणावेश की मात्रा बढ़ानी है, तो मुझे किसकी संख्या बढ़ानी पड़ेगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या, या इलेक्ट्रॉन की मात्रा कह दो, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। कहने का अर्थ है कि सर अभी अभी आपने कहा कि कोई वस्तु धनावेशित है तो उसमें धनावेश ज़्यादा है, तो दूसरे शब्दों में ये कहें कि उसमें प्रोटॉन ज़्यादा है। ठीक है, नंबर 2 बात, अगर कोई वस्तु ऋणावेशित है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। अब देखो, इन दोनों में से कौन सी थ्योरी को अपने को बनाना है? वैसे तो ये बात बिल्कुल सही है, ये बात गलत नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। जिसमें प्रोटॉन ज़्यादा है वो वस्तु धनावेशित हो जाती है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वो वस्तु क्या हो जाती है? ऋणावेशित हो जाती है। अब देखो, प्रश्न उठता है हमारे इस परमाणु का, जो हमने यहाँ पर बोर्ड पर रखा हुआ है। अब बात आती है कि सर मैं इसके अंदर मैं इसको धनावेशित करना चाह रहा हूँ। अभी फिलहाल मैंने ये क्या बताया? ये मैंने कहा कि उदासीन है, जितने पॉजिटिव है उतने क्या है? नेगेटिव है। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं इसको धनावेशित करना चाह रहा हूँ, तो आप क्या कहोगे? सर इस पे प्रोटॉन की संख्या बढ़ा दो, इसमें प्रोटॉन बढ़ा दो, ये धनावेशित हो जाएगा। और अगर ऋणावेशित करना चाह रहा हूँ तो इस पर क्या बढ़ा दो? इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, ध्यान देना, हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसके पीछे रीजन है कि ये जो काम है ना, कौन सा? ये काम हम आसानी से नहीं कर पाते। ध्यान देना, इसलिए मैं इसको रफली लिखा है। यानी प्रोटॉन की मात्रा हम आसानी से नहीं बढ़ा पाते। रीजन सुन लो ध्यान से, इसलिए नहीं बढ़ा पाते क्योंकि प्रोटॉन नाभिक के
अंदर स्थित है। प्रोटॉन कहाँ है? नाभिक के अंदर स्थित है। कई बार आपसे पूछ लिया जाए कि प्रोटॉन की संख्या हम क्यों नहीं बढ़ा पाते परमाणु के अंदर, या प्रोटॉन हम कम क्यों नहीं कर पाते, प्रोटॉन को कम ज्यादा क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि प्रोटॉन कहाँ स्थित है? नाभिक के भीतर। और नाभिक जो है वो परमाणु का अति सूक्ष्म भाग है। और बता देना चाहूंगा कि नाभिक के अंदर प्रकृति का सबसे मजबूत बल, नाभिक के अंदर प्रकृति का सबसे मजबूत बल, जिसे क्या कहते हैं? नाभिकीय बल कहते हैं। और ये चीज तो आपने पढ़ी है कि इस बल से मजबूत बल प्रकृति में कोई नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ, हमारा जो प्रोटॉन था वो प्रोटॉन इस नाभिकीय बल की चपेट में आ गया, और ये बल है प्रकृति का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स, सबसे मजबूत बल है। और सबसे मजबूत बल होने के कारण हम आसानी से प्रोटॉन की संख्या में छेड़खानी नहीं कर पाते। मतलब न तो हम आसानी से ये संख्या बढ़ा पाते हैं और न ही आसानी से हम इलेक्ट्रॉन की संख्या घटा पाते हैं। इसलिए मैं ये कहता हूं कि प्रोटॉन की मात्रा बढ़ानी या घटानी हमारे लिए आसान काम नहीं है। रीजन मैंने ये बता दिया, क्योंकि प्रोटॉन किसका हिस्सा है? सर, प्रोटॉन नाभिक के अंदर होता है, और नाभिक पर प्रकृति का सबसे मजबूत बल होता है नाभिक के अंदर, जिसे नाभिकीय बल कहते हैं। और सबसे मजबूत बल को तोड़ना आसान नहीं है, इसलिए प्रोटॉन को भी हम आसानी से यहां से हम नहीं उठा सकते, नहीं घटा सकते, नहीं बढ़ा सकते। आसानी से ये काम नहीं होने वाला भाई, सीधी बात ये। तो फिर सर हमारे हाथ में तो ये चीज रही कि इलेक्ट्रॉन की संख्या, हाँ ये हमारे हाथ में है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। तो मैं इस पे राइट का चिन्ह इसलिए लगा रहा हूं। और यहां पर भी बता देना चाहूंगा, अपने हाथ में बस ये इलाज रहा है अब। लेकिन ये बात भी सुन लेना, यहां पर भी ये बात ध्यान रखनी है, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के नजदीक है वो आसानी से चेंज नहीं होंगे। उनके साथ भी आप आसानी से उनकी संख्या में कम ज्यादा नहीं कर सकते उनकी संख्या को। क्यों? क्योंकि नाभिक के नजदीक है। इसलिए ये, हाँ, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, बहुत आसान होगा, लेकिन कौन से इलेक्ट्रॉन निकालने आसान होंगे उसके लिए मैं इस लाइन पर टिक करूंगा। और इसीलिए मैंने ये लाइन यहां पर बचा के रखी है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन परमाणु की सीमा के अंदर मुक्त रूप से गति कर रहे हैं उन पर आकर्षण नाभिक का बहुत ही कमजोर है। कैसे इलेक्ट्रॉन है ये? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, और ये बिल्कुल फ्री घूम रहे हैं इधर उधर, उनको निकालना बहुत ही आसान काम होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या को चेंज करना हमारे हाथ का काम है। हम आराम से इलेक्ट्रॉन की संख्या चेंज कर सकते हैं, लेकिन कौन से इलेक्ट्रॉन चेंज करेंगे? हम केवल वो इलेक्ट्रॉन चेंज करेंगे, उन्हीं इलेक्ट्रॉन की संख्याओं में कम ज़्यादा मतलब कमी या वृद्धि की जा सकती है जो इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षा के हैं। कौन सी कक्षा के हैं? बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन के साथ ही ऐसा कर सकते हो, क्योंकि बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण कमजोर होता है। जबकि सर ये जो अंदर वाली कक्षा के जो नाभिक के नज़दीक हैं उनको नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं, लेकिन ये काम थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, आसानी से आंतरिक कक्षा वाले इलेक्ट्रॉनों को आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन आप क्यों ऐसा काम कर रहे हो भाई? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये और इलेक्ट्रॉन ये, बस इतना अंतर है। ये इलेक्ट्रॉन आराम से अपने साथ चलेगा, हम जैसा कहेंगे वैसे काम करेगा, थोड़ी सी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, आराम से काम कर देगा। और ये इलेक्ट्रॉन है, ये नाभिक से प्रबलता से बंधा होता है, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसलिए हम ये कहते हैं कि जब भी किसी वस्तु में, ध्यान देना आपने पढ़ा भी होगा, अमूमन ये पढ़ते हैं कि जब भी किसी वस्तु में आवेश का जब लेन देन होता है तो कभी भी प्रोटॉन का नाम हम नहीं पढ़ते। हम कभी पढ़ते हैं कि इसमें से प्रोटॉन निकाल लिए, इसको प्रोटॉन दे दिए। जब भी किसी वस्तु में से, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो आप लोग, जब भी किसी परमाणु में से आप लोग आवेश का लेन देन करते हो तो हमेशा किसकी संख्या का लेन देन करते हो? इलेक्ट्रॉन की संख्या का, कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, इस प्रकार की कंडीशन पढ़ते हो। और इलेक्ट्रॉन के बारे में ऐसी बातें क्यों पढ़ते हो? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकालना आसानी से संभव हो पाता है, और वो भी कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये बाह्य कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे प्रोटॉन को क्यों नहीं निकाल पाते हो, तो उसका रीजन हमने बता दिया, और इलेक्ट्रॉन को आसानी से कैसे निकाल पाते हो वो मैंने सारी बात
बात बता दी। अब इसका मतलब ये हो गया कि सर ये चीज़ हमारे हाथ में है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी ऋणावेश की मात्रा को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो एक काम कीजिए, पहले आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद मैं थोड़ी सी 1-2 बातें और है वो बताऊंगा, और ये इलेक्ट्रॉन सिद्धांत और बेसिक है बेटा, आराम से समझ में आ जाएगा। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, तो मैं प्रोटॉन वाली बात तो दिमाग से ही निकाल दूँ कि क्या मैं प्रोटॉन को आसानी से, नहीं भाई नहीं कर सकते। क्यों? नाभिकीय है सर, आराम से नहीं होगा ये काम, बहुत मुश्किल होने वाला है। आप एक काम करो, किसी वस्तु में आवेश का अगर लेन देन करना है तो किसका लेन देन करो? इलेक्ट्रॉन का। वो भी कौन सी कक्षा वाले? बाह्य कक्षा वाले। अब सुनो बेटा, मैं यहाँ पर एक लाइन लिख रहा हूँ कि जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या मैंने बढ़ा दी, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है, मैंने भाई इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कर सकता हूं मैं, तो मैं क्या करूंगा, इस पे इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहा हूं, इस पे क्या कर रहा हूं? इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहा हूं, तो उस वस्तु को कहूंगा ऋणावेशित वस्तु। उस वस्तु को क्या कहूंगा? ऋणावेश। देखो अभी यहां फिलहाल क्या था? उदासीन था, मामला ऐसे था, ऐसे जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव। ध्यान से सुनना, अभी आप कह रहे हो कि सर ये जो पॉजिटिव वाला ये जो पलड़ा है, ये पलड़ा पॉजिटिव का है, ये किसका है? नेगेटिव का। पॉजिटिव वाले पलड़े को आप चेंज नहीं कर सकते, पॉजिटिव संख्या जितनी है उतनी रहेगी, और वो कहाँ है? नाभिक के अंदर, उसको नहीं बदल सकते, ये नियत रहेगा, ये पलड़ा यहीं रहने वाला है। ये पलड़ा है इलेक्ट्रॉन का, ये पलड़ा किसका है? इलेक्ट्रॉन का। फिलहाल ये दोनों मैंने बराबर बनाए हैं, ध्यान से सुनना, दोनों क्या बनाए? जितना, इसका अर्थ क्या हुआ? जितना पॉजिटिव है उतना ही क्या है? नेगेटिव है। समझ गए? ये पॉजिटिव है, ये क्या है? नेगेटिव है। जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, इसका मतलब विद्युत रूप से वस्तु क्या है? उदासीन है। अब मैंने यहाँ एक स्टेटमेंट लिखा है कि मैंने किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ा दी, ये वस्तु थी अभी फिलहाल बराबर है, मैंने इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ाई। जैसे ही मैं इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ाऊंगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन वाला पलड़ा है ये ऊंचा उठ जाएगा। समझ में आ रही है बात मेरी? जैसे ही मैंने, पहले तो ये दोनों बराबर थे, उदासीन है अब, और जैसे ही मैंने वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ा दी तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ाती इलेक्ट्रॉन का पलड़ा क्या हो गया? ऊंचा उठ गया, और धनावेश वाला पलड़ा नीचा रह गया। ये तो चेंज हो ही नहीं सकता, ये तो जहां है वहीं रहेगा। तो इस बार पलड़ा किसका ऊपर उठ गया? सर आपने इलेक्ट्रॉन की संख्या को बढ़ा दिया, इलेक्ट्रॉन की संख्या को बढ़ा दिया, इसका मतलब ये वस्तु, अब देखो इसमें ज्यादा क्या आ गए? इलेक्ट्रॉन आ गए, इसलिए इस वस्तु को क्या कहा जाएगा? ऋणावेशित। नंबर 2 बात ध्यान देना, जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी होती है उस वस्तु को मैं धनावेशित वस्तु कहूंगा। समझ गए बात मेरी? जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है उसे तो ऋणावेशित वस्तु, और जिस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या घटती है उस वस्तु को धनावेशित वस्तु कहूंगा। सपोज ये हमारा पलड़ा, ये पॉजिटिव जो चेंज नहीं होने वाला, ये नेगेटिव जो कम ज्यादा कर सकते हैं, फिलहाल उदासीन। अब पहली कंडीशन में तो आपने कहा कि सर मैं इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ा रहा हूं, तो ये ऊंचा उठ जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई तो इस वस्तु को कहूंगा ऋणावेशित वस्तु। सेकंड कंडीशन, वस्तु पर मैं इलेक्ट्रॉन की संख्या घटा रहा हूं, ये तो चेंज होने वाला नहीं, इलेक्ट्रॉन की संख्या घटा रहा हूं। देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन की संख्या घटाऊंगा तो ये स्तर डाउन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वाला डाउन चला गया, अब इलेक्ट्रॉन वाला नीचा चला गया तो ऊपर कौन रह गया? धनावेशित। इसका अर्थ क्या हुआ कि वस्तु में पहले दोनों बराबर थे, अब आपने वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो ज्यादा कौन बच गया? धनावेश बच गया, इसलिए उस वस्तु को क्या कहा जाएगा? धनावेशित वस्तु कहा जाएगा। समझ में आई बात मेरी? या आप ऐसे कह सकते हो, जैसे इसी चीज को आप ऐसे समझ सकते हो कि ये चीज आपको आराम से समझ में आ गई होगी, और ये 2 बातें भी आप लोग आसानी से नोट कीजिए, ठीक है। अब मैं इस पूरी, ये इलेक्ट्रॉन सिद्धांत है, बस ये सारी चीज आपको इसमें समझनी है, और इन सारी बातों को मैं अपने उस पॉइंट से जोड़ूंगा जो हमने कल की क्लास के अंदर पढ़ा था। तो आज की क्लास का यही पॉइंट है, बस इसको इतना ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब देखो, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज मैंने ये कह दिया
कि मेरे पास ये कोई बर्तन है, एक उदाहरण ले लेते हैं। उस बर्तन के अंदर ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अभी फिलहाल इस बर्तन के अंदर जितने पॉजिटिव है उतने ही मैंने नेगेटिव बनाए हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। इसका मतलब ये जो वस्तु है, या मान लो जो भी अपना बर्तन है उसके अंदर एक प्लस नाम की कोई चीज़ है, एक माइनस नाम की कोई चीज़ है। अभी फिलहाल ये वस्तु कैसी है सर? ये तो उदासीन है। ये क्या है? उदासीन है। अब एक काम करो, इसमें से इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा कर दो। अब आप क्या करोगे? इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो। मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, इसी वस्तु में, ये जो वस्तु थी इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ा देता हूँ। जैसे मान लो एक यहाँ डाल दिया, एक यहाँ डाल दिया, एक यहाँ डाल दिया। अब आपको बताने की जरूरत नहीं, आप आराम से समझ गए, क्योंकि आप कह रहे हो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ाना। तो देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई। पॉजिटिव कितने थे? 1 2 3 4 5 पॉजिटिव थे। और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? अब 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 5 पॉजिटिव बच गए, इलेक्ट्रॉन हो गए 8। अब इस वस्तु को क्या कहा जाएगा? ऋणावेशित वस्तु। समझ गए बात मेरी? अब इसी उदाहरण को आप ऐसे समझो कि सर मैं एक काम करता हूँ, मैं इस वस्तु में अभी फिलहाल बराबर है, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब ये वस्तु क्या है? उदासीन है। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन की संख्या को कम करूंगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूं। मैंने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, इसमें से इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई। अब बताओ इस वस्तु में चार्ज देखो, तो पॉजिटिव 1 2 3 4 5 पॉजिटिव है और 3 नेगेटिव है। 5 पॉजिटिव है, 3 नेगेटिव है। इसका मतलब अब इस वस्तु में, इस बर्तन में ज़्यादा प्लस है, इसलिए मैं इसे धनावेशित वस्तु कहूँगा। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास में इतना ही। बेसिक था, थ्योरी ज़्यादा है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी आसानी से। अब आप बुक पढ़ना, किताब जरूर पढ़ना, किताब पढ़ोगे तभी काम बनेगा इसके साथ साथ, और इन चीज़ों को अच्छी तरीके से नोट करना। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।